मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं महेंद्र सिंह मुन्ना भाऊ। आप देख रहे थे पीके टाइम्स बाड़मेर। हमने एक एपिसोड चला रखा है अडिग सरहद की सांसें। उस एपिसोड के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि बाड़मेर के तमाम उन जनप्रतिनिधि, उन नेताओं तक, उन प्रशासन तक पहुंचने की कोशिश करें और उन्हें ये दिखाने पर मजबूर करें कि देशभक्ति के पीछे जो हमारे सीमांत के जो लोग हैं, इनका छिपा हुआ जो दर्द है, उन्हें भी आप देखने की कोशिश करें। केवल सीमांत पर बसे हुए जो लोग हैं वो अभी जैसे ही हमारे देश के अंदर जो युद्ध की स्थिति बनी थी, जिस स्थिति में जो है भारत की सेना और भारत की सरकार ने पराक्रम दिखाते हुए जो श्रेष्ठ परिणाम दिया है, उसके अंदर आपने देखा कि कैसे सीमा पर बसे हुए जो लोग हैं उन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। उनके आधारभूत मूलभूत की सुविधाओं से वंचित होने के बावजूद भी वो सीमा के जो जवान हैं उनके साथ खड़े रहे, सीमा के साथ देश के साथ जो है वो लड़ने को तैयार रहे। लेकिन वो आज भी जो लोग हैं आधारभूत सुविधाओं से वंचित है, उनको हम सरकार के सामने लाने के लिए जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे हम प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों की आवाज़ बने और सरकार इस ओर भी गौर करे। आज हमारे साथ कांग्रेस के जिला महामंत्री मुकेश जी जैन हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो एपिसोड है अडिग सरहद की सांसें, उस एपिसोड से मिले प्रश्न करेंगे और हम जानना चाहेंगे और प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीके टाइम्स का, जो आज इस महत्वपूर्ण जो आपने अभियान चलाया है उसके लिए शहर की समस्या और देश पर जो वर्तमान हालात हैं उस पर आपने जो ये आज कार्यक्रम रखा है उसका आपका बहुत बहुत आभार। सर, मैं पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि हमारे देश के अंदर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और उस युद्ध की स्थिति से जो हमारा देश उभरा है, लेकिन जो सीमा पर बसा हुआ हमारा जो सीमांत जिला है, इसके अगर हम सीमांत के गाँवों की बात करें या फिर बाड़मेर के वासियों की बात करें, उनके अंदर देशभक्ति की किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन आज भी सुविधाओं से कमी है। क्या कारण रहे हैं कि आज तक भी वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? देखिए, आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में सीमांत जिला बाड़मेर जब भी देश पर संकट आया, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो या वर्तमान कारगिल युद्ध भी जब हुआ और वर्तमान जो अभी जो पहलगाम की घटना के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार की स्थिति बनी, बाड़मेर वासी, थारवासी हमेशा सीमांत जिला सुविधाओं से वंचित रहा, लेकिन देशभक्ति में बाड़मेर जिला हमेशा अग्रणी रहा है। बाड़मेर के हमेशा वीर सैनिकों ने, बाड़मेर की जनता ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। जब जब देश पर संकट आया है तो बाड़मेर के वासी बहुत आगे रहे हैं और बाड़मेर जैसा पश्चिमी राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया से सबसे बड़ा बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र माना जाता है, यहाँ के लोगों ने सुविधाओं से वंचित होने के बावजूद देशभक्ति का हमेशा परिचय दिया है और हमेशा देश सेवा में अपनी कुर्बानी दी है। बिल्कुल, जैसे ही आपने बताया कि बिल्कुल उनके अंदर जो देशभक्ति है वो लबोलब भरी है, लेकिन वो आज भी जो सुविधाएं हैं उनसे पिछड़ा हुआ। सर, क्या कारण रहते हैं कि आज भी देश के 75 साल आज़ादी के बाद भी जो है वो मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही है? इनमें आप नेताओं की कमी देख रहे हैं या फिर आप लोगों का जागरूक होना नहीं, आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर और जैसलमेर जिला हमेशा आज से आप समझे 15 साल से पहले तक तो सुविधाओं से वंचित था, लेकिन 2008 की जो कवास में बाढ़ आई, क्योंकि बाड़मेर सुविधाओं से वंचित रहने का सबसे बड़ा कारण था पानी का अभाव, लेकिन ये बाढ़ कहीं ना कहीं विनाश के साथ कहीं ना कहीं तरकीबी लेकर आई है। और 2008 के बाद में जब पानी का जल स्तर बढ़ा तो बाड़मेर ज़िले में पानी के कारण जो असुविधाएं थी उसमें कटौती होने के बाद बाड़मेर नया बाड़मेर के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तेल मिला, पानी का जल स्तर बढ़ गया, रिफाइनरी जैसा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बाड़मेर में लगाया गया है, चाहे जिप्सम हो चाहे कोयला हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बाड़मेर में आज के समय में नहीं है। आज बाड़मेर जो आपको देखने को मिल रहा, आज़ादी के समय का बाड़मेर और वर्तमान बाड़मेर, चाहे हॉस्पिटल की सुविधाएं हो, चाहे आप
स्कूलों की चीज़ समझ लें या अन्य कोई भी सुविधाएं, हमेशा कांग्रेस सरकार जब रही और पिछले 5 साल में जब अशोक गहलोत सरकार थी, मैं समझता हूँ बाड़मेर में पानी का सबसे बड़ा बजट बाड़मेर में दिया गया। आज बाड़मेर में सारी सुविधाएं, एक समय था जब अधिकारी यहाँ आने से कतराता था और काले पानी की सजा के रूप में बाड़मेर को माना जाता रहा, लेकिन आज हर अधिकारी बाड़मेर आना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि बाड़मेर सुविधाओं से अब वर्तमान में वंचित नहीं है। सर, ये आपका कहना काफ़ी हद तक तो सही होगा कि सुविधाओं से वंचित नहीं है, लेकिन ये जो आपकी घोषणाएं, आपकी सुविधाएं केवल कागज़ों पर ही लिखित है। धरातल की अगर हम बात करें तो अभी आपको वर्तमान स्थिति से अगर मैं बताना चाहूँ, जो बाड़मेर की विधायक आवास है, विधायक आवास के आसपास का भी अगर एरिया देखें वहाँ पे, तो अगर हम नालों की बात करें या घरेलू नल जो पानी की कनेक्शन उनकी बात करें, तो वो आपको वहाँ पे नालों के अंदर गंदगी बिखरी दिखेगी और पानी आज भी उनके घरों तक सप्लाई समय पर नहीं पहुँच पा रही। देखिए, जो आपने बात बताई कि वर्तमान में जो विधायक महोदय है उनके घर के हालात क्या, पूरे बाड़मेर शहर की आप बात करें ना, बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि जब से ये भाजपा सरकार आई है, देखिए मैं यहाँ पर कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुलना कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशन से अधिवक्ता हूँ और वर्तमान हालात में और पिछले हालात में आपने देखा होगा कि ये जब से सरकार बनी है लगभग 1.5 साल से ज़्यादा इस सरकार को बना हो गया है। और हमारे विधायक महोदय बाड़मेर से हमेशा जब भी कोई भी बाड़मेर में संकट आया, चाहे कोरोना का आया या अन्य कोई भी संकट, हमारी विधायक महोदय यहाँ से गायब रहती है। आपने एकदम बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये विधायक महोदय को पूछना चाहिए। बाड़मेर के वर्तमान के हालात देखें, ऐसी कोई रोड नहीं है जो टूटी हुई नहीं है। महिलाओं का निकलना घर से दुर्भर हो गया है, कोई भी महिला स्कूटी से निकले चाहे किसी अन्य से, ऐसी हालात बाड़मेर में पिछले 6 महीने में जो हो रखा है। क्योंकि देखिए, एक कारण ये है कि वर्तमान में प्रशासक लगाए गए हैं, प्रशासक लगाने की वजह से और विधायक महोदय की उदासीनता की वजह से बाड़मेर इस बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर विधायक महोदय के घर के हालात ये हैं तो आप कल्पना कर दें बाड़मेर शहर की हालत कैसी होगी। बिल्कुल, मैं जो बाड़मेर की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो व्यक्तिगत जो ज़रूरत है, उनकी भी अगर बात करें तो बाड़मेर शहर के अगर हम सिटी का जो मुख्य एरिया है, किलोमीटर 1.5 से अगर हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जो दानजी की होदी हो गया, आसपास का आगोर का इलाका हो गया, इधर गादान का हो गया, यहाँ पर आज भी सीमा पर बसे गाँव की जैसे बिजली गुल हो जाती है, उसी तरीके पर आज भी गर्मी के दिनों में दिन की 3-3, 4-4 घंटे बिजली की कटौतियाँ रहती है। देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद में देखिए, इससे पहले भी सरकार थी, लाइट की कटौती नहीं के बराबर होती थी। लेकिन आप एकदम सही कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की, आप देखो ना, आप गांव की बात कह रहे हो कि 3-4 बार कटौती हो रही है, शहर में भी ये 3-4 बार कटौती हो रही है। स्थिति लाइट की, रोड लाइट है, आप देखें रात को सारी जगह बंद है। शहर की हालात मैंने सड़कों की बता दी, सीवरेज के कारण जो काम हुआ है, रोड के, आप ऐसी एक कोई रोड नहीं होगी जो टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं है। घर से निकलना बच्चों और महिला और बूढ़ों का तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये सरकार जब से बनी है, इनके जनप्रतिनिधि जो भी है आपस में लड़ रहे हैं, चाहे विधायक महोदय हो यहाँ के या इनके जनप्रतिनिधि, एक दूसरे की बात को काटने में। क्योंकि आपने अगर देखा हो कि एक भी ऐसा आंदोलन बता दें या एक ही हमारी विधायक महोदय ने, क्योंकि इससे पहले भी विधायक रहे हैं, उन्होंने शहर की परवाह की। हॉस्पिटल के आप हालात देखें, कितना शानदार हॉस्पिटल डेवलप हो गया था। आज हॉस्पिटल में सुविधाओं का अभाव है, शहर में सुविधाओं का अभाव है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार जो अभी वर्तमान में बीजेपी की बनी हुई है, उसकी उदासीनता, उनके जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और हमारी विधायक महोदय, तो मैं समझता हूँ ऐसे असफल विधायक मैंने आज तक अपने राजनीतिक करियर में या अपने उम्र में मैंने नहीं देखा कि इतने उदासीन विधायक हमें मिले हो। जैसे कि अभी आप वर्तमान विधायक के ऊपर जो आरोप लगाने के प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस के विधायक थे, उसके अंदर आपके पास रोजगार को लेकर क्या आंकड़े, आपने कितने लोगों को रोजगार लगाया, कितने लोगों के लिए विकास के कार्य क्या करवाए? देखिए, विधायक के हाथ में रोजगार लगाना नहीं होता। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ,
अगर कोई भी भर्ती होती है तो राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत। सर मैं भर्ती की नहीं बल्कि यहाँ पर जो निविदा पे लगा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पर है हमारा, आप पहले इससे पहले आपने जिक्र किया कि हमारा बाड़मेर सबसे अधिक राजस्व दे रहा है, यहाँ तेल के कुएँ, रिफाइनरी भी हो गया, या विंड सोलर की भी बात करें, वो सारी चीज़ें होने और ग्रिल लिग्नाइट होने के बावजूद यहाँ पर आपने लोकल स्तर पर जो कंपनियाँ, उनमें आपने यहाँ के लोकल लोगों को कितने रोजगार देने के प्रयास? देखिए, आप इस चीज़ का मेरी बात पर ज़्यादा आप भले विश्वास करें या नहीं करें, आप खुद फील्ड में जाएं जहां रिफाइनरी का काम हुआ है, जो भी ज़मीनें एक्वायर हुई है पिछली गवर्नमेंट के समय में एक्वायर हुई और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया। आप हॉस्पिटल की, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि आप हॉस्पिटल में देखें कि पिछली बार हॉस्पिटल के जो हालात थी, उस हालात को पिछली गवर्नमेंट जो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, उसने हॉस्पिटल में निविदाओं पर कई कर्मचारियों को नियुक्त किया, चाहे निःशुल्क दवा की बात हो या अन्य फैसिलिटी। कोरोना में ऐसी स्थिति कि बाहर के जिलों के लोग अगर बाड़मेर में इलाज करवाने आते हैं तो आप समझ सकते हो कि बाड़मेर में कितना काम हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला। ये अपने आप में कहीं पर भी छुपा हुआ नहीं है। चलिए खैर, हम प्रतिपक्ष की बातें तो एक बार हम कोशिश करेंगे हमारे अगले एपिसोड में कि हम भाजपा की प्रवक्ता को आप सामने बिठाएं और फिर हम लंबी चर्चाएं करेंगे आप दोनों को बिठाकर। इससे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सर जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा एपिसोड है, उसको लेकर कि सर आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं कि उन्हें क्या कदम उठाए जाए कि आज जो हमारी सीमा पर जो बसे हुई जो गाँव है, सीमा पर बसा हुआ जो जिला है, इसका और विकास हो। और आप क्या देखिए, कोई भी राज्य सरकार आती है तो उसका ये नैतिक दायित्व है कि बिना किसी भेदभाव के सब समान रूप से विकास करे। और बाड़मेर का दुर्भाग्य देखो कि इस बार इनके विधायक 6 विधायक हैं, उसके बाद में सुविधाओं के नाम की, बजट के नाम की कहीं पर इनकी ओर से, क्योंकि अगर कांग्रेस के 6 विधायक होते तो समझते आए कि भेदभाव करें। अब इनके विधायक आपस में लड़ रहे हैं, चाहे बाड़मेर विधायक प्रियंका जी चौधरी की बात कर लो, चाहे शिव विधायक की रविंद्र सिंह जी की बात करो। इतने ऊर्जावान लोग जब देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन केवल मात्र उनके साथ में भेदभाव आपसी लड़ाई के कारण खामियाजा बाड़मेर भुगत रहा है। क्योंकि आपसी लड़ाई उनकी, लेकिन खामियाजा किसको भुगत, चाहे शिव क्षेत्र हो, चाहे बाड़मेर क्षेत्र हो, चाहे चोटन क्षेत्र हो। देखिए, मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूँगा, मैं बाड़मेर के हित की बात करूँगा, बाड़मेर जिले की हित की बात करूँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व है कि आपके पर्सनल जो भेदभाव है वो जिस समय चुनाव हो उस समय आप निपटा लेना, लेकिन भेदभाव बाड़मेर जिले के विकास में आप भेदभाव नहीं करें। और सभी क्षेत्रों का, जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, पूरा बाड़मेर जिले को विकास के लिए आप बराबर बजट आवंटित करें, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र की कई अपनी व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम से, कुछ ऐसी समस्याएं जो दूसरे जिलों में नहीं है, तो उसका निराकरण करें। और जब बाड़मेर जिला हमेशा देशभक्ति में आगे रहा है, जब भारत में संकट आया है हमेशा आगे रहा है, तो ऐसे जिले को विशेष बजट आवंटित कर बाड़मेर को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पहलगांव की आतंकी घटना और उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन, इसको आप किस नज़रिए से देखें? देखिए, 22 अप्रैल को जब पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ और हमारे निर्दोष जो वहाँ के टूरिस्ट थे उनमें 26 लोग मारे गए, पूरा देश के साथ में पूरा विश्व हिल गया। इस प्रकार की आतंकवादी घटना के कारण हम सब स्तंभित रह गए। और सरकार, देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, सरकार चाहे कोई भी हो, पक्ष विपक्ष ने सबने मिलकर देश हित में इस बार सरकार द्वारा जो भी कदम उठाया गया, पूरे विपक्ष ने, चाहे कांग्रेस की हमारी पार्टी हो या चाहे अन्य विपक्षी दल, सबने देश हित में सरकार के साथ में खड़ा रहकर सरकार जो भी कदम उठाएगी देश हित में पूरा विपक्ष एक साथ में खड़ा रहा। ये अपने देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऑपरेशन सिंदूर जो 6-7 मई को प्रारंभ किया गया, भारतीय सेना, जी हाँ, जिसका मुकाबला पूरे विश्व में नहीं, जो भारतीय सेना में देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ है। तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार पाकिस्तान जो आतंक का एक गढ़ है उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए, चाहे उनके ड्रोन हमले हो, चाहे उनके मिसाइल हमले हो, उनको विफल किया। और पीओके में जाकर जिस प्रकार सेना ने अपना प्रदर्शन किया, पूरे विश्व में पाकिस्तान
कि जो कमज़ोर स्थिति सामने आई और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। भारत हमेशा विजेता था, विजेता है और हमारे सेनाओं के बलबूते पर हमेशा विजेता रहेगा। बिल्कुल। और इस बार जो आपकी कांग्रेस के सांसद बाड़मेर जैसलमेर के जो कांग्रेस सांसद उमेदवार राम बेनीवाल, इन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है ये हमारे एमपी साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपको पता है एडिटिंग का ज़माना है, कोई बात किसी बात को बीच में भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे सांसद महोदय स्वयं पुलिस अधिकारी रहे हैं और देश सेवा में उन्होंने हमेशा अपना सहयोग प्रदान करने के बाद में राजनीति के क्षेत्र में आए और आज भी देश सेवा में वो सबसे आगे रहे हैं। जब भी संसद में बात आई, चाहे राजस्थान में बात आई, उन्होंने देशभक्ति की बात की, देश हित की बात की, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब बाड़मेर आए थे, उन्होंने कांग्रेस सांसद उमेदवार राम के बयान के ऊपर उन्होंने बताया कि कांग्रेस के तो आतंकवाद और पाकिस्तान से संबंध है। आप बीजेपी नेताओं को देख रहे होंगे कि किस प्रकार के स्टेटमेंट बाल मुकुंद जी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना नाक साफ कर रहे हैं। मदन जी राठौड़ साहब ने इस प्रकार का अनैतिक बयान दिया जिसके लिए कल हमारे द्वारा पुतला भी उनका फूका गया। उसके बाद में आपने मध्य प्रदेश के मंत्री को, जो सोफिया जी हमारे कुरैशी है जिन्होंने एक मिसाल कायम की है देशभक्ति की, उसे आतंकवादी की बहन कह रहे हैं। इनके ये सब भाजपा जो नेता है ना, ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। और मदन जी राठौड़ साहब जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, इस प्रकार की हल्की बात करके अपने ही मतलब कहते हैं ना, अपने ही चरित्र में, अपने ही मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं प्रभावित है और इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, लोगों का मुद्दा से ध्यान भंग करने के लिए इस प्रकार के ओछे बयान दे रहे हैं। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा कि आप बाड़मेर शहर के वासी है सर, एक बात बताइए, अभी बाड़मेर शहर में चल किसकी रही है? लोगों का कहना है कि विधायक है वो निर्दलीय है, उनकी चल नहीं रही है, भाजपा का बोर्ड नहीं है, प्रशासन लगा हुआ है, सरकार भाजपा की है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के जो अधिकारी वो चेंज नहीं हुए। आखिर बाड़मेर में चल क्या रहा? देखिए, बाड़मेर के हालात तो अभी बहुत बुरे हैं। आप स्वयं बाड़मेर की जनता से रूबरू हो जाइए, उनके बयान लीजिए, हॉस्पिटल जाइए, आप हालात देखिए। जहाँ तक आप कह रहे हो कि चल किसकी रही है, क्योंकि ये इस बार भाजपा नेताओं और निर्दलियों के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को पटकनी देने का। अगर एक व्यक्ति इनका कोई बीजेपी का कोई काम करता है तो दूसरे निर्दलीय उसमें टांग अड़ा रहे हैं। निर्दलीय कोई काम करना चाहता है तो बीजेपी वाले क्योंकि टांग अड़ा रहे, इसलिए कि एक दूसरे का श्रेय कोई और नहीं ले जावे। वर्तमान हमारी जिला कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छा अभियान शुरू किया था नवो बाड़मेर, और इतना शानदार काम कर रही थी। प्रशासन पूरा शहर के हालातों को, सफाई व्यवस्था को सुधारने का काम कर रही थी, लेकिन कलेक्टर साहब को उसकी उपलब्धि नहीं मिले, इसलिए बीजेपी वाला ने उनको भी रोक दिया। तो आप देखिए बाड़मेर के हालात देखिए। मतलब आप ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि नवो बाड़मेर अभियान रुका, उसके पीछे बीजेपी वालों का हाथ है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि कलेक्टर महोदय द्वारा इतना शानदार काम किया जा रहा था, तो आखिर वो काम रुका क्यों? वर्तमान हालात ऐसे क्यों? और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक दूसरे का, जैसा मैंने कहा कि बाड़मेर के हालात तो आपको पता है कि मतलब चिथड़े चिथड़े बाड़मेर हो रखा है कि गली गली के हालात इतने बुरे हैं कि आदमी का निकलना। अरे बरसात का मौसम आ रहा, बरसात के मौसम में देखना कि बाड़मेर की हालत क्या होगी। हर गली गंदगी से हटी हुई है, हर नाला गंदगी से हटा हुआ, और ऊपर बारिश का पानी आ गया तो कीचड़ जमा हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाजपा नेताओं को, बाड़मेर के सभी जितने भी नेता है, उनका किसी को इससे लेना देना नहीं है। जनता जाए भाड़ में, इनको वोट मिल गई है, लेकिन जनता आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि इन नेताओं को कि आप बाड़मेर हित की बात करें,
राजनीति आपस में मत करें। मैंने जैसा कि कहा कि राजनीति जब आपको करनी है तो उस समय इलेक्शन के समय आप कर लेना, लेकिन बाड़मेर की मासूम जनता ने आपका क्या बिगाड़ा? क्यों बाड़मेर इतना शानदार, बाड़मेर आज विश्व पटल पर छा गया था जिस समय रिफाइनरी और ये पानी जिप्सम कोयला मिलने के कारण आज बाड़मेर की इस हालात पर बाड़मेर खुद आंसू बहा रहा है। आप इस राजनीति को भूलें और बाड़मेर की सुध लें। बाड़मेर में सारी समस्याओं को एक ही मंच पर सभी बैठकर सुलझावें। कैडेट की लड़ाई चल रही है, जहां एक तरफ जो पूर्व भाजपा के प्रत्याशी जो थे वो अपनी डिज़ायर पेश करके बताते हैं कि ये कार्य मेरी डिज़ायर से हुआ है, जबकि जो विधायक साहिबा है वो डिज़ायर करते हैं कि ये मेरे से हुआ। जिला अध्यक्ष साहब बता रहे कि ये मेरी डिज़ायर से हुआ। आखिर काम कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है? धन्यवाद महेंद्र जी, आपने सवाल में ही उत्तर बता दिया। आपने बताया विधायक महोदय अपना बता रही है, जिलाध्यक्ष अपना बता रहे हैं, तो ये चीज़ तो साबित हो गई ना कि इनके आपस में नहीं बन रही है। सभी क्रेडिट लेने की, लेकिन काम होगा तो क्रेडिट लेंगे ना। हाँ, टांग अड़ाई कर रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। जब आपने मुझसे सवाल पूछा, जवाब तो आपने दे दिया कि इनके बीच में द्वंद्व चल रहा है। दोस्तों चला, लेकिन उसे आप किस नज़रिए से देख रहे, क्या हो रहा है? देखिए, ये एक दूसरे को पटकने, नीचा दिखाने की इनकी है। श्रेय मैं लूँ ताकि कोई आगे नहीं बढ़े, उसको किस प्रकार उसकी डिजायर हो, चाहे उसके काम को रोकूं ताकि उसको श्रेय नहीं मिले। देखिए, ये श्रेय वाली राजनीति छोड़ दे। जैसे पिछली सरकार थी, हमारे सारे नेता मिलकर काम करते थे। आज आपने देखा होगा कि हेमाराम जी चौधरी जैसे वरिष्ठ, जिनकी उम्र 75 साल है, एक छोटे से कारण के कारण धरने पर बैठ गए। इस प्रकार वो एक मंत्री लेवल के आदमी, जैसे पूरे राजस्थान में लोकप्रिय आदमी, उस बंदे ने धरना दे दिया। तो मैं इनको भी कहना चाहूँगा कि आपस की लड़ाई को छोड़ दें, एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दें, बाड़मेर हित की बात करें। जहाँ तक हमारी आवश्यकता होगी तो हम भी आपके साथ में खड़े रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला महामंत्री मुकेश जी जैन एडवोकेट साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के जो प्रेजेंट में जो विधायक है और यहाँ की जो भी विधायक है और ये सब मिलकर काम करे तो हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे विकास की बात पर। धन्यवाद। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।